स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। ये बेसिक मैथ का है। इसमें एमडी कैट लेवल की मैथ होनी, मैथ नहीं होनी, इसके अंदर वो वाली ट्रिक्स होंगी जो आपने हर एक जगह पे इस्तेमाल करनी है। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जिसका आपको स्क्वायर नहीं आता, जैसे कि 47 है। अब उसका स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि 47 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। लेकिन एमडी कैट के अंदर हमने टाइम बचाना है। फिज़िक्स के ऊपर बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन के ऊपर बहुत टाइम लगता है, और हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता। तो हमने टाइम बचाना है और सेकंड्स के अंदर एक ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है और सेकंड्स के अंदर इसे सॉल्व करना है। तो स्क्वायर किसी भी डिजिट का अगर आपने स्क्वायर मालूम करना है, इतना बड़ा डिजिट है उसका विद इन सेकंड्स आपने स्क्वायर मालूम करना है, तो वो कैसे करना है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर सफ़वान नवीद, और इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं, और एक नए कोर्स के साथ, एक और नए सीखने वाले कोर्स के साथ खुश आमदीद मेरे चैनल पे, वेलकम बैक। अच्छा, इससे पहले आप लोग मुझे जानते होंगे कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं एमडी कैट इंग्लिश के और एमडी कैट लॉजिकल रीजनिंग के, और मुझे नहीं पता था कि मेरे वो लेक्चर इतने ज़्यादा पसंद आएंगे लोगों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट करके और दूसरा आसान तरीके से पढ़ाया था, बजाय कि मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दूं। उन्हें आसान तरीके से पढ़ाया था और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर पढ़ाया था। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमडी कैट फिज़िक्स का क्रैश कोर्स, लेकिन ये फ्री नहीं होने वाला, ये होगा पेड। लेकिन प्राइस इतनी कम रखी है कि लोग समझेंगे कि शायद पता नहीं इसमें इतना कुछ पढ़ाया भी जाएगा या नहीं। सिर्फ इसका नाम पेड है, फ़ीस सिर्फ इसकी बहुत कम रखी है। इसके अंदर सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगा, और वो सारे चैप्टर्स और ये सारे जो लेक्चर्स होंगे ये अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। एमडी कैट के जो टेक्स्ट बुक्स नहीं आई हैं उनके हिसाब से होंगे, और सारे प्रोविंसेस से आपको डाटा मिलेगा। साथ ही अगर आप लोगों ने ये पेड कोर्स लिया है, तो ये पेड कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं 15 जुलाई से पहले, तो आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ और साथ में ये वाले नोट्स फ्री में दिए जाएंगे। और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीट शीट्स भी प्रोवाइड करूँ इसकी, जब ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वो वाले लेक्चर्स और ये नोट्स एमसीक्यूज़ सबको फ्री में मिलेंगे जो 15 जुलाई से पहले इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप 15 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपको एमसीक्यूज़ और नोट्स के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। बहुत ही कम फ़ीस रखी है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि आप मेरे एमडी कैट इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स भी ले सकते हो जस्ट इन 500 रुपीज़, और उनका अब मैं सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू बैंक भी बनाऊँ, और वो एमसीक्यू बैंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये लेक्चर नोट्स लिए हैं तो उसके साथ आपको ये फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपने अगर ये ऑर्डर करना है या रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपने अपडेट्स वगैरह या कुछ गाइडेंस वगैरह लेनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हो, और इन सारी चीज़ों का लिंक आपको पिन कमेंट्स के अंदर और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग बेसिक मैथ का आज पहला टॉपिक है हमारा। बेसिक मैथ पढ़ेंगे, इसके अंदर मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ ऐसी फार्मूलेज या कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि हैं मैथ की, लेकिन हम लोग उन्हें फ़िज़िक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, बायो के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने सबसे पहला लेक्चर ये बनाया है कि हम लोग इसके अंदर बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा, लेकिन इतने कमाल के पढ़ाऊँगा, मैंने खुद हैरान हो गया हूँ जब मैंने ये लेक्चर बनाया, और आप भी हैरान हो जाओगे। शॉर्ट टाइम के अंदर पढ़ाऊँगा, और शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग ये चैप्टर्स कवर करेंगे जितने भी फिज़िक्स के होंगे टॉपिक्स या चैप्टर्स होंगे। अगर वो 8-8 घंटे के हैं आपको यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, तो वही सारा डाटा मैं आपको 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिले। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा इसके साथ ही, इस कोर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। ये बेसिक मैथ का है। इसमें एमडी कैट लेवल की मैथ होनी, मैथ नहीं होनी, इसके अंदर वो वाली ट्रिक्स होंगी जो आपने हर एक जगह पे इस्तेमाल करनी है, और आपने इससे पहले ये वाले फार्मूलाज वगैरह ये वाली ट्रिक्स कभी नहीं यूज़ की होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है स्क्वेयर्स कैसे मालूम करना। मैं आपको साथ में उर्दू में बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैट्रिक में मैथ उर्दू में पढ़ी होगी।
तो स्क्वायर्स हमने कैसे मालूम करना है, तो स्क्वायर को मुरब्बा बोलते हैं। हमने किसी भी चीज़ का मुरब्बा कैसे मालूम करना है, स्क्वायर मालूम करने के लिए आपको तो पता होगा कि ये वाले, तो आपको पहले पता ही होंगे कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का, चार का, इस तरीके से। जो 9 का स्क्वायर है, अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आए ना तो बस आपने उसे इग्नोर करना है, बस फोकस रखना है। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, ये स्क्वायर आपको आने चाहिए, अगर आपको नहीं याद तो ये आपको आने चाहिए। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये आपको पता है। टेबल्स भी आपको आने चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई ऐसा डिजिट आ जाता है जिसका आपको स्क्वायर नहीं आता, जैसे कि 47 है। अब उसका स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि 47 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है, लेकिन एमडी कैट के अंदर हमने टाइम बचाना है। फिज़िक्स के ऊपर बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन के ऊपर बहुत टाइम लगता है, और हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता। तो हमने टाइम बचाना है और सेकंड्स के अंदर एक ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है और सेकंड्स के अंदर इसे सॉल्व करना है। तो स्क्वायर किसी भी डिजिट का अगर आपने स्क्वायर मालूम करना है, इतना बड़ा डिजिट है उसका विद इन सेकेंड्स आपने स्क्वायर मालूम करना है, तो वो कैसे करना है। इसका हमने दो डिजिट्स के अंदर इसे तब्दील किया है, एक 7 है और दूसरा 4 है। अब 7 का स्क्वायर लेना है और उसे यहाँ पे लिख देना है साइड पे। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर होता है जी 16। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, दोनों का स्क्वायर लेके इकट्ठा लिख दिया। दूसरी ये बात कि ये जो तीनों डिजिट्स हैं, 4 है, 7 है और 2 है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 7 4 28, 2 56। ठीक है। अब 56 जब आया ना, 56 जब आया, तो इसको हमने इसके नीचे लिखना है, लेकिन पहला वाला हिस्सा, पहला वाला डिजिट छोड़ना है। हमेशा पहले वाले डिजिट को छोड़ना है, दूसरे डिजिट के नीचे लिखना है, जैसे मैंने ये किया है। ठीक है। 9, अब इनको कर लेना है प्लस। 9 आ जाएगा, 6 4 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 11 12 और ये 22, 2209 इसका आता है आंसर। ठीक है। अब ये मैंने कैसे सॉल्व किया, अब फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। अब ये देखो 58 का हमने स्क्वायर मालूम करना है, हमें तो नहीं आता ना, हमने याद किया हुआ है। तो इसका सिंपल क्या है, 8 का पहले स्क्वायर लिया, 64 आ गया, इसको यहाँ पे लिखा। 5 का स्क्वायर लिया, 25 आ गया, इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है। इन दोनों को मिला के लिख दिया यहाँ पे मैंने। और ये जो है 5 8 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 8 8 5 40, 2 80। ठीक है। अब ये जो 80 आया है, इसको मैंने पहला डिजिट छोड़ना है, और पहला डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना है इसको नीचे 80 को। अब इन दोनों को प्लस करना है 25। ठीक है। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 5 13, 1 और 3, 3364। अब ये है कि कुछ लोग होंगे उन्होंने टेबल्स वगैरह याद किए होंगे इंग्लिश में, लेकिन मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे। बस मुझे वो सिंपल सा तरीका पता है, किस तरीके से चीज़ों को सिंपल बनाना है, और किस तरीके से वो पहाड़े पढ़ने, टेबल्स नहीं होते, पहाड़े का सत्तू सातू नन जाती, इस तरह। ठीक है। बस बात ये है कि आपने समझना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे आप उर्दू मीडियम में हो। अब 69 का स्क्वायर हमने कैसे लेना है। अब 9 का स्क्वायर लिया, 81 आ गया। 6 का स्क्वायर लिया, 36 आ गया। इन दोनों को आपस में यहाँ पे मिला के लिख दिया। 6 9 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, और इसको 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया 108 आ गया। 9 6 54 2 108। ठीक है। अब इनको पहला सब छोड़ के, पहला डिजिट छोड़ के यहाँ पे नीचे लिखा, और इनको जमा कर लिया ये। ठीक है। अब आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये 84 25 और 37 का आपने स्क्वायर निकाल के देखना है। ठीक है। ये पहली ट्रिक आ गई। अब बात करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कोई 3 डिजिट्स वाले आ जाते हैं, लेकिन 3 डिजिट वाले आते नहीं हैं, लेकिन आपको 2 डिजिट वाले आएंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि ये आपको आ गया, तो इसका स्क्वायर कैसे मालूम करना है। हमने ये 8 को 1 डिजिट बना लिया, और ये 11 जो लिखा हुआ है साथ में, इसको 1 डिजिट बना लेना है। ठीक है। और वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121। अब 8 11 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 176 आ जाएगा। पहला हिस्सा छोड़ना है, पहला डिजिट छोड़ना है, और उसके नीचे ये लिख देना। अब इनको आपस में जमा कर लेना है। आप कैलकुलेट करके भी, कैलकुलेटर से भी देख सकते हो कि इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कंफर्म हो जाएगा। विद इन सेकंड्स हम लोगों ने
स्क्वायर निकाल लेना। अब दिस इज़ फॉर पीके। पीके का लफ्ज़ हमारे लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। पीके वो बंदा होगा जिसने भागना होगा, कोई भी काम करना होगा तो हम लोग इससे करवाएंगे। अब पीके को मैंने दिया है कि आपने 41 और 53 32 का निकालना है स्क्वायर। उसने क्या किया, उसने वही वाला पुराना फार्मूला यूज़ किया। 41 एक का स्क्वायर 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया 8। ठीक है, तो उसने कहा कि इनको फिर आपस में जमा कर लिया। 1 8 6 14 2 यहाँ पे आ गया, आंसर आया ये 24 1। लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये 41 का स्क्वायर आया 1681। ठीक है, अब उसने कहा कि शायद ये वाला फार्मूला गलत हो गया, लेकिन उसने कॉमन सेंस यूज़ नहीं की। उसने बस देखा कि हाँ कॉपीराइट जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अब ये देखो कि एक बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जो हम लोग पहला डिजिट लेंगे ना, जैसे कि 41 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हमने लिया है तो पहले का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट्स में आना चाहिए। 1 है, इसका 1 का स्क्वायर 1 आया तो इसको हमने 1 नहीं लिखना, 0 1 लिखना है। यहाँ पे 0 1 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब 4 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके पहला डिजिट छोड़ा और 8 को नीचे लिख दिया। अब इसको जमा किया 1 8 और 6 और 1, अब 1681 आया जवाब, जो कैलकुलेटर से आया था। ठीक है, और ये आता कब है, जब आप 1 का स्क्वायर लेते हैं ना शुरू में, तो वो 1 डिजिट के अंदर आता है, या 2 का स्क्वायर लेते हैं वो 1 डिजिट के अंदर आता है, या 3 का स्क्वायर लेते हैं वो 1 डिजिट के अंदर आता है। उसके साथ आपने सिर्फ 9 नहीं लिखना, आपने उसके साथ 0 इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये समझ आई है तो ठीक है, नहीं समझ आई तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हो। वैसे ये बहुत सिंपल बात है। जैसे पीछे हम लोग करते हैं ना 4 का स्क्वायर आता था 16, हम लोग वैसे ही लिख देते थे, 2 डिजिट आता था। 5 का स्क्वायर आता था 25, 2 डिजिट्स आते थे। लेकिन जब हम लोग 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 ही डिजिट आता है, इसके साथ हमने 0 मिला के लिखनी। 3 का डिजिट है ये, जैसे देखें 3 का स्क्वायर 9 अकेला है, इसके साथ हमने 0 लगा के लिखना है 2 डिजिट बनाने के लिए। 5 का स्क्वायर साथ में 25 लिख दिया, 5 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया, और ये पहला डिजिट छोड़ा और 30 को नीचे लिख के आपस में जमा कर दिया। इस तरीके से 2809 आया इसका जवाब, ये स्क्वायर का आएगा जवाब। ठीक है, ये सिंपल सा। अब ये सबसे बड़ा मैजिक है जो मैंने देखा है ना, जो मुझे बहुत पसंद आया। अब कोई ऐसी चीज़ जिसका स्क्वायर हमने लेना है और उसके एंड में 5 आता, तो वो तो एक चुटकी का काम है ना। अब ये देखो, ये तो सबसे बड़ा मैजिक है, आप किसी को भी हैरान कर सकते हो और वो यकीन नहीं करेगा कि इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो जाती है। अब ये देखो कि अब 25 का हमने जैसे स्क्वायर लेना है, 25 का स्क्वायर लेना है तो 5 का स्क्वायर हमने लेके लिख देना है 25, ये लिख दिया। जो आगे 2 इसके साथ आ रहा है, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 को 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना। आप पिछले तरीके से भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा फास्ट जाना है तो ये तरीका है। 5 का स्क्वायर लेके 25 लिख दिया, जो 2 आ रहा है इसके साथ 2 के बाद आता है 3, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो 625 आ जाता है इसका स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है, सिंपल। अब ये देखो 5 का स्क्वायर आता है 25, अब 5 जो साथ इसके लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 6 30, ये इसका आंसर आ जाएगा। 55 का स्क्वायर ये आता है। अब ये 5 है, 85 है, इसका स्क्वायर लेना है, 5 5 25, और ये 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 72। ठीक है, तो ये 85 का स्क्वायर ये आता है। अब इस तरीके से आप कोई भी और 45 का निकालो, आप 15 का निकालो, आप 65 का निकालो, आपको पता चल जाएगा कितना आसान हो गया। अब कुछ डेसिमल है, फ़र्ज़ कर लें कोई इशारिये वाला, कोई पॉइंट वाला नंबर है, तो उसका हमने स्क्वायर कैसे निकालना है। अब ये देखो कि ये 5.8 है, 5.8 का हमने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है, नीचे लिख दिया 10। अब 58 का स्क्वायर हम लोग जैसे लेते थे वैसे ले लेना है। 58 का स्क्वायर ये जैसे हम लोग पीछे लेते आए हैं ये ट्रिक से, वैसे ले लिया, 3364 आ गया। और साथ में 10 का नीचे भी स्क्वायर लेना है, 10 का स्क्वायर आता है 100। ठीक है, ये 58 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है 100। अब बाद में हमने पॉइंट लगाना है। अब आपको इतना एक कम से कम पता होगा कि जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं ना ऊपर से किसी का, तो नीचे 0 आ जाती होती है, 10 बन जाते थे। लेकिन जब नीचे 100 या 1000 या जो भी लिखा हो, जितने 0 होंगे हमने उतने इनसे छोड़ने हैं, उतने डिजिट छोड़ने हैं। ये 1 0 है, ये वाला छोड़ा, ये दूसरा 0 है, ये 6 छोड़ा,
अब ये 3 एक आ रहा है जहाँ पे यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पे करके, ये देखो ये इसका आंसर आता है, ठीक है, डिजिट्स वाला। अब ये 3.6 करके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से कह रहा हूँ कि आप ये अगर आप लोग ये इन्जॉय कर रहे हो तो आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 15 जुलाई से पहले। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको इसके MCQs और नोट्स साथ में फ्री मिलेंगे, जस्ट इन 999 रुपीज़ के अंदर। आपको इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो जस्ट इन 990 रुपीज़ के अंदर, और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हो। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट लेने का, मतलब जज़र लेने का किसी भी चीज़ का। अब जज़र हमने लेना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 100 का स्क्वायर का उल्ट होता है स्क्वायर रूट, मतलब जज़र। अब 100 का जज़र कितना आता है, 100 का रूट कितना आता है, वो आता है 10। उल्टा काम, जैसे 10 का स्क्वायर कितना आता है 100। अब मैं कहूँ 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, ये इसको वापस लेके आना है, ठीक है। असल में होता क्या है कि ये जो जज़र है ना, ये होती है पावर असल में 1/2। अब जब 1/2 है, ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2। अब 2 लिख सकते हैं, 1/2 ये है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा बाकी। ये तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी, अगर आप मेडिकल के अंदर हो तो आपको इतनी बातें तो पता ही होंगी। मैंने ये सपोज़ किया है कि मैं बहुत बड़े टॉपर्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं खुद ही सपोज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आती होंगी। ये ना हो कि आप मुझे रिस्वा कर दो बाद में, क्या मैं ये 81 का स्क्वायर लेना भी नहीं आता था ठीक है, आई सपोज़, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी एक तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये पता होगा, ठीक है। जैसे 9 का स्क्वायर हम लोग 81 लेते हैं। अब 81 का स्क्वायर रूट जज़र हमने कैसे लेना है, 81 का जो जज़र आएगा वो 9 आ जाएगा सीधा वापस, ठीक है। अब ये 49, ये वाली चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब ये देखो, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया था, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, 16 का स्क्वायर रूट। अब मतलब उसके उल्ट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आपको एक पावर का पता होना चाहिए कि 49 के ऊपर जो ये स्क्वायर रूट लिखा होता है, जो यहाँ पे 3 पावर लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि 1/, यहाँ पे 4 होती है, 1/4 होता है। पावर लिखी हुई है 5, तो ये 1/5 होगा, ठीक है। लेकिन जो पावर ऊपर लिखी है ना, वो इसके साथ ही आनी है। लेकिन ये जो ऐसे समझ लें छतरी सी बनी हुई है, इसके ऊपर जो 5 लिखा होता है ना, अगर इसके हम लोग पावर बनाएं तो 1/, जो भी पावर यहाँ पावर्स को सेम किया, जैसे कि ये 10 की पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 1। अब ये देखो कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। अब इनको ऐसे लिख लिया। अब 10 की पावर 3 ले लिया कॉमन, जब कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। अब 10 और 1 को जमा कर दिया और 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऐसे होता है। ये आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जमा और माइनस करते वक्त पावर सेम होंगी तो वो जमा होंगे, नहीं तो वो जमा नहीं होंगे, उससे पहले उनकी पावर सेम करनी पड़ेंगी। अब आते हैं स्क्वायर रूट की तरफ, जज़र की तरफ। अब कोई भी ऐसा, अब 100 वाला है, 81 वाला है, 64 वाला है, उसका तो हमने याद किया हुआ है कि उसका स्क्वायर रूट इतना आएगा। लेकिन कोई ऐसा डिजिट है जैसे कि 67 है, अब वो आ गया तो उसका हमने स्क्वायर रूट कैसे मालूम करना है। अब सबसे पहले तो ये आप देखो, ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि 67 किसके बीच में आ रहा है। 64 का स्क्वायर होता है 8, इसके बाद आता है 81, उसका स्क्वायर होता है 9, 67 इन दोनों के बीच में, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 8 और 9 के बीच में आएगा। लेकिन 67 64 के करीब तरीन है, तो इसका मतलब है कि 8 के बहुत करीब आएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करके भी याद करते हैं। अब ये वाला फार्मूला है, देखने में आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, x इज़ इक्वल टू या बड़ा x या जो भी इसको आप कह दो, ये इज़ इक्वल टू y² प्लस x माइनस y टू y²। अब फिज़िक्स के अंदर ना जब आप कर रहे हो ना ये वाले MD-CAT फिज़िक्स, तो आपको इस तरह के फार्मूले ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी, और ये याद हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं। अब इसके अंदर x क्या है, x असल में है जो हमें ये नंबर दिया हुआ है जिसका हमने
स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब y क्या है, y उसका करीब तरीन वाला है जिसका स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। अब ये 67 का करीब तरीन वाला कौन है, ये 64 भी है और 81 भी, आप दोनों को चूज़ कर सकते हो, चाहे आप जिसको मर्ज़ी चूज़ कर लो, लेकिन 64 मैंने चूज़ किया। अगर आप छोटा चूज़ करोगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब y मैंने क्या चूज़ किया, जिसका स्क्वायर रूट बनता है 64, इसके करीब तरीन है, वो मैंने चूज़ कर लिया। अब y अंडर रूट भी साथ ही लिख लिया कि 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू कैपिटल मतलब ये अंडर रूट x माइनस वाई टू वाई अंडर रूट, ठीक है। अब ये y क्या है, y अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 8 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 67 है, माइनस अब y की वैल्यू क्या है जो इसके करीब तरीन आ रहा है, स्क्वायर रूट जिसका आता है वो है 64, 2 और 2y अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। समझ आई होगी, मतलब हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं इस फार्मूले के अंदर। जब हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं 8 + 64, ये 67 से 64 निकाला, 3 बच गया, उसके बाद 8 तो 16 लिख दिया यहाँ पे। अब ये असल में मेरी मैथ काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद सबको ही आती होगी मैथ, ठीक है। अब ये आपको काटना या डिवाइड करना तो आता होगा। अब ये मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे कि 3 है, यहाँ पे नीचे 16 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे छोटा है, 3 उससे छोटा है, तो मैंने ना इशारिया लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, इशारे के बाद आप 0 लगा सकते हो। 16 2 32 होता है, 16 2 32 जो है वो उसके बिल्कुल करीब जा रहा था, ठीक है। तो मैंने इसलिए ऑलमोस्ट, हमें बाद में राउंड ऑफ भी करना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट ही कर दिया कि ये 16 2 32 तकरीबन हो जाएगा। 32 है, चाहे इससे बड़ा था लेकिन उसके करीब तरीन जा रहा था, इसलिए 0.2 लिख दिया, ठीक है, 0.2 लिख दिया। अब ये 8 + 0.2, अब ये इसको काटा था 0.2 आया, 8 + 0.2 कितना आता है, 8.2, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो कितनी आती है, कैलकुलेट करें तो 8.18 आती है, मतलब उसके देखो कितना करीब है। हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे, 67 का स्क्वायर रूट कितना आया, 8.2 आया। अब ये देखो कि एक फार्मूले से विदाउट कैलकुलेटर हमने कितना करीब जाके, और ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट आंसर है, ये बेस्ट ट्रिक है। आपने ये वाला फार्मूला ज़रूर अप्लाई करते रहना है, और कुछ फार्मूलाज कुछ आपने अप्लाई करके देखना है, कोई भी डिजिट जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। एक और फार्मूला, एक और मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे 97 है। अब 97 है, इसका मैंने 2 तरह किए, एक छोटे वाला लिया जिसका स्क्वायर रूट आता था इसके करीब तरीन, एक बड़े वाला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 97 है इज़ इक्वल टू x। अब y कितना है, जो इसके 100 का स्क्वायर आता है 10, ठीक है। तो y उसको कंसिडर कर लिया, y का अंडर रूट लेके लिख लिया 10, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, y अंडर रूट कितना है 10, x माइनस y कितना लिख लिया 2 अंडर रूट 2, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब ये देखो कि 10 और 97 में से -100 क्या, -3 और 20 आ जाएगा। इनको आपस में फिर काटा, जब काटेंगे 10 - 0.15 आएगा, ये आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। तो 0.15 आया। अब मैंने इनको इसमें से माइनस किया, 9.85 आएगा, लेकिन जो कैलकुलेटर वैल्यू है वो 9.8488 आई है, मतलब यही वैल्यू आई है कैलकुलेटर से भी। अब ये देखो इतना एक फार्मूला एक्यूरेट है, ये वाले फार्मूलाज ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। अब ये देखो कि दूसरी एग्जांपल 97 की ले लेते हैं, लेकिन इसमें ना जो छोटी वैल्यू है इसके वो ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट आता है 81 आता है, 97 से छोटा है 81, उसका स्क्वायर रूट आता है, तो उसको मैंने y कंसिडर किया यहाँ पे, और y अंडर रूट 9 आता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट 9 आता है। सेम यही फार्मूला अप्लाई किया और उसके साथ आंसर आया 9.9, और हमारा जो फार्मूला जो कैलकुलेटर से आता है वो 9.84 आता है, मतलब यही वाला आंसर आ रहा है तकरीबन। तो कितने मज़े की बात है। अब इसको आपने बार बार अप्लाई करना है, आपने बार बार इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको मज़ा आएगा कि यार क्या बात है, मज़ा आ रहा है, मतलब बार बार करने के बाद। अब इसका हमने अगर 4 डिजिट्स आ जाता है, ऐसा तो बिल्कुल कभी नहीं आएगा एमडीकैट फिज़िक्स के अंदर क्या इसका स्क्वायर रूट लेना आ जाए, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है। 1875 का लेना है हमने स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे क्या कर लिया, इसको ना 8.75 10 raised to the power
इसको ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। 8.75 10⁻²। जब इशारिया, इसका इशारिया था यहाँ पे, जब इशारिया इस तरफ को जाता है बाएं तरफ को, तो हमें ये पैसे दे के जाता है, मतलब प्लस में पावर दे के जाता है कि क्या, ठीक है। जब इधर से वापस आएगा राइट साइड की तरफ, तो इसकी पावर कम होती जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख लिया 8.75 10⁻², ठीक है। अब जो 10⁻² है उसका स्क्वायर आ जाता है, मतलब वो ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अब 18.75 है, इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है। इसमें आपने ये 7.75 को बिल्कुल छोड़ देना है, सिर्फ 18 को कंसिडर करना है। इट्स एक्स जो पीछे हम लोग लेते आएंगे, सिर्फ इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। वाई इसका 18 के करीब तरीन आता है 16, वाई का अंडर रूट आता है 4। अब इसको उस फार्मूले के थ्रू अप्लाई किया है, और जब हमने सॉल्व किया तो 4.8 आया। जो यहाँ पे आया था ना, उसके साथ अभी मल्टीप्लाई भी करना है। जो 10 बाहर आया था, जो हमने बाहर निकाला था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 18 का हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 4.25 आया, साथ में 10 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो ये 42.5 आया, ऑलमोस्ट 43 आया है आंसर इसका। लेकिन जो कैलकुलेटर वैल्यू है वो भी आप चेक करो कि 43.3 आई है। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक्यूरेट है ये फार्मूला, और कितनी एक्यूरेट हैं ये वाली सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपने सॉल्व करना है 43 को भी, 85 को भी, और 1482 को भी। अब यहाँ तक आपको आई होप मज़ा आया होगा। अगर आपको यहाँ तक आ रही है समझ, आपको मज़ा आ रहा है, आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जस्ट इन 999 रुपीज़ के अंदर। अगर आप 15 जुलाई से पहले इसे ज्वाइन करते हो तो आपको इसके नोट्स और इसके MCQs भी साथ में फ्री मिलेंगे, नहीं तो आपको बाद में इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सिंपल तरीके से आसान अल्फाज में बताया जाए। अब पता नहीं इनकी कौन कौन सी मुश्किल टर्म्स हो सकती हैं जो एकेडमी वाले बताते हैं, या जिन्होंने इम्प्रेशन डालना होता है वो इतना इसको मुश्किल करके बताते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपल से सिंपल आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ये, ऐसे समझ लो कि ये वाली हेडिंग नहीं है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपने देखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका क्या चक्कर है, उनका क्या रोल है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये अप्लाई होते हैं जब यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस होती है ना, तो उसके अंदर जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता होता है, उसके ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, मसला फिसागोरस अप्लाई होता है। मतलब वतर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने अप्लाई करना है और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि परपेंडिकुलर कौन सा हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अगर आपको कोई भी एंगल दिया होगा ना, एंगल दिया हुआ है, ये इसको सामने खींच के ले जाओ, सामने खींच के ले जाओ। किसको इसने क्रॉस किया, कौन सी लाइन को इसने क्रॉस किया, कौन सी साइड को क्रॉस किया, जिस साइड को जो एंगल आपको दिया होगा उसके बिल्कुल सामने वाला जो होगा ज़िला जो साइड होगी, उसे हम लोग परपेंडिकुलर हमेशा कंसीडर करेंगे। ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है, और ये तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये वाला एंगल दिया होता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा ये जो खड़ी हुई साइड है यही आपको परपेंडिकुलर होगा, नहीं, जो एंगल दिया हुआ है ना उसके बिल्कुल सामने वाला, अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो इसके बिल्कुल सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा, अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो इसके बिल्कुल सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये एक सिंपल सा आपको ना फिजिक्स के अंदर ये वाली चीज़, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल होगी और उसके अंदर ये वाले डिजिट्स आ रहे होंगे, तो ये हमने अप्लाई करना होगा। अब इसमें ये देखो कि 5 का स्क्वायर
इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आता है 25 आएगा और इसका स्क्वायर भी 25 आता है। ये वाली मतलब गामा ज़ाविया या पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये वाली चीज़ें बहुत आती हैं। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना 6 8 10 ये वाली वैल्यूज़ लिखी होंगी, या 9 12 15 3 को मल्टीप्लाई करके इनको लिखते हैं इनकी साइड्स को, तो ये वाली आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे कोई मसला फिथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात होने जा रही है, साइन थीटा कॉस थीटा की बात होने जा रही है जो हमने अप्लाई करनी है। अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करते होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अब साइन थीटा क्या बला है? अब सिंपल क्या है, अगर हम लोग जो हमें परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है ना, उसको हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर होगा उसके लेंथ को हमने हाइपोटेनस पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो उसको हमने बेस और हाइपोटेनस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बेस को हाइपोटेनस से, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी इस तरह। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, इसको हमने डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 10, हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है 5, 2 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह बेस की वैल्यू फ़र्ज़ कर ले हैं 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से मतलब हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हमें ये याद करना है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा कैसे है। इसके लिए ये एक निमोनिक है, ये आप लोग याद रख सकते हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैंने तो ऐसे याद नहीं किया था, लेकिन आप लोगों के लिए पंजाबी में या उर्दू में होता है औको वाक होता है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, तो हमने तो वैसे याद किया हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस तरीके से सम पीपल हैव, जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो है वो इज़ इक्वल टू बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। इस तरह जो टेन थीटा है इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखें कि जो टेन थीटा होता है ना वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, फिर भी टेन थीटा ही आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला टेबल बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस एक टेबल के आप लोगों से चार्ज करूँ 1000 रुपया, तो वो भी कम होंगे। जितनी एक मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, या जितना एक इसके ऊपर टाइम लगा है ना। अब आपने अक्सर देखा होगा कि साइन थीटा होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई वो हमें याद करनी पड़ती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, इस तरीके से कॉस की वैल्यू कितनी होती है। आपने बहुत सुना होगा कि कॉस 60 की वैल्यू ये फ़लाँ चीज़ें याद करो। आपको इस तरीके से बहुत कुछ देखने को मिला होगा, लेकिन आज मैं आपको सिंपल तरीके से करके समझाता हूँ। आपने पता है क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है। 0 के लिए याद करनी है, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। एक दफ़ा यहाँ तक रोक दे, यहाँ तक आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद आपने अंडर रूट लगा के अंडर रूट एक काउंटिंग लिख देनी, अंडर रूट 0 1 2 3 4, अंडर रूट 0 1 2 3 4 ये काउंटिंग लिख देनी है, और नीचे आपने डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, अब ये इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अंडर रूट बाई 2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अंडर रूट बाई 2। साइन 45 2 अंडर रूट बाई 2। साइन 60 3 अंडर रूट बाई 2 और साइन 90 4 अंडर रूट बाई 2। अब इसको आप लोग सिंपल कर सकते हो। 0 का अंडर रूट आता है 0, 0 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा जवाब। इस तरीके से 1 का अंडर रूट आएगा 1 और 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 का अंडर रूट आता है, और ये किस तरीके से आया। अब असल में ना हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। असल में ये क्या है, अब ये देखो, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 अंडर रूट 2। अब जब हम लोग 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखेंगे ऐसे इन्हें लिखा जा सकता है ना, 2 और 2 का स्क्वायर इन्हें अंडर रूट करके लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा और ये 2 ही आ जाएगा। मतलब 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 दफ़ा स्क्वायर रूट लेके, इस तरीके से। जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है 2 को, यहाँ पे ये ऊपर वाला 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट नीचे वाले 2 के अंडर रूट से कट जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए नीचे आ जाएगा ये। अब ये वाला अंडर रूट ये वाले अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक, नीचे आएगा 2 अंडर रूट। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट बाई 2। इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। तो 2/2 इज़ इक्वल टू 1। अब मतलब 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। जो आपने वैल्यूज़ इसकी याद रखनी है वो आप लोग ये भी रख सकते हो, इसकी वैल्यूज़ याद ये हैं। सिर्फ अगर आपको भूल जाए कोई तरीका तो ये अप्लाई कर देना है, 1 2 3 4 ऊपर स्क्वायर रूट लगा के नीचे 2 लिख देना, ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मैंने नीचे मार्क किया कि ये वाली वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है रेड के साथ, ये अक्सर आएंगी। इस तरीके से अगर आपने इनका फ्रैक्शंस के अंदर या पॉइंट्स के अंदर आपने इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है तो 0 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आती है 0.86 और इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू किस तरीके से आपने एक बात नोट की होगी कि 0 से 90 की तरफ जाते हुए जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ती है। जैसे कि 0 से स्टार्ट हुई 0.5, 0.7, 0.8 और 1। इस तरीके से कॉस की वैल्यू इसके बिल्कुल उलट है। अगर आपने ये वाली वैल्यूज़ इस तरीके से लिखी है 90 तक, तो ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल उठा के ये ऐसे लिखी हैं, ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल ऐसे लिखनी शुरू कर दें, बिल्कुल इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये कॉस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। साइन की वैल्यूज़ इस तरीके से, कॉस की वैल्यूज़ 90 से वापस की तरफ, तो ये कॉस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 अंडर रूट 2 बाई डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई 0 1/2 अंडर रूट 3/2 और 1। सही, तो इसकी वैल्यूज़ ये देखो कि इसकी वैल्यूज़ अगर आपने पॉइंट्स के अंदर याद रखनी 0 0.5, ये इस तरीके से 1। ये वाली तीन वैल्यूज़ ये वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको मिलेंगी इनका यूज़। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया टेन थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये देखो 0 और डिवाइडेड बाई 1, इस तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2। ठीक है, इनको ऐसे लिख दिया। ये वाली 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट, ये इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 अंडर रूट और ये 1/2। ठीक है, इन दोनों को आपस में लिखा और ये 1 और 0 को आपस में लिखा। अब इनको यहाँ पे लिखा, इनको काट सकते हैं हम लोग। जो चीज़ काट रही है 0, ये 0 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 0। 1/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट, ये दो आपस में कट जाएगा और 1/3 अंडर रूट आ जाएगा और ये आपस में दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 1 आ जाएगा, 3/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 3 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने पॉइंट्स के अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, इसमें दो वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो होती हैं 0 और 1। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ था कि 45 के अंदर आता है, इसकी वैल्यू आती है 1 आती है, और 0 के ऊपर इसकी आती है वैल्यू 0, 90 के ऊपर इन्फिनिटी। ये एक एक डिजिट छोड़ के देखें। ठीक है, अब ये देखो 0 आ गया, पहले 3 का अंडर रूट बटे के नीचे आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 का अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। मतलब इसका बटा हम लोग एक भी लगा सकते हैं ना, ये देखें पहले ये बटे के नीचे था, यहाँ पे बटे के ऊपर आ गया और ये इन्फिनिटी आ गई। एक बात, अब ये वाली वैल्यूज़ आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते। अब ये देखो 180 की वैल्यू जो है वो सेम वही होगी जो 0 डिग्री वाली है, सिर्फ इसका साइन रिवर्स करना है हमने। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, जो 270 वाली वैल्यू है वो 90 की तरह ही आएगी, लेकिन उसका साइन उल्टा होगा। 370 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, जो 0 डिग्री वाला होता है वो वही 360 वाली वैल्यू होती है। अब ये देखो 180 डिग्री, अब इसका 0 पे जो वैल्यू थी उसका हमने साइन उल्ट करके लिख दिया। 0 का साइन पॉजिटिव भी वही होता है, नेगेटिव भी वही होता है। अब इसी तरह जो ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी 1, और इसका हमने साइन इन्वर्स करके लिख दिया। ये 0 थी तो इसको 0 वैसे ही लिखा जा सकता है। अब ये 270 पे देखो जो साइन की वैल्यू होती है 270 पे वही वैल्यू लिखनी है जो 90 पे इसकी वैल्यू आती है, सिर्फ साइन उल्टा करना। अब ये देखो 1 आती है ना यहाँ पे वैल्यू साइन की, तो इसका सिर्फ हमने साइन उल्टा किया और इसको ऐसे लिख दिया। अब ये देखो ये 0 0 है, सिर्फ साइन उसका नाम भी उल्टा करें तो कोई बात नहीं। 360 वही वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो 0 पे आती हैं। अब क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या चीज़ है, अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा था ये असल में इसमें समझाया हुआ है। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है,
पहले वाला क्वाड्रेंट होता है 0 to 90 या 89 तक, कुछ लोग कहते हैं कि 89 तक होता है, 0 to 89, 90 से 179 या 180 दूसरा क्वाड्रेंट होता है। तीसरा क्वाड्रेंट होता है ये 270 तक, और ये 270 to 360 या 0 डिग्री तक, ये एक चक्कर पूरा हो गया। और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्री का फ़र्क होता है सिर्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन जो चीज़ मैं बताने लगा था वो ये कि ये देखें कि कोई भी चीज़ जिसका एंगल आ रहा है ना 90 से छोटा, मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर वो आ रहा है, तो चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव ही लिखनी है, इसलिए यहाँ पे हमने पीछे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही लिखी हैं, उनमें कोई नेगेटिव। लेकिन जब 270 वाली या 180 वाली थी तब हमने नेगेटिव लिखा। अब किसी की वैल्यू आ गई 90 से 180 के दरमियान, तो उसकी नेगेटिव लिखनी है, सिवाय इस साइन थीटा की वैल्यू आती पॉजिटिव, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टैन थीटा की वैल्यू आती है पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस थीटा की है। चौथे क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको ये बताया ना कि अगर एंगल आ रहा है 270 से 360 के दरमियान, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आएगी सिर्फ वही पॉजिटिव आएगी। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग मालूम करेंगे इसके अंदर तो वो नेगेटिव, टैन थीटा की भी नेगेटिव। इस तरह 90 to 180 जैसे कि 170 की वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो साइन थीटा की सिर्फ वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी नेगेटिव आएगी। अब ये याद कैसे रखना है, ये सिंपल सा निमोनिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए फॉर ऑल, शुगर टू साइन थीटा, दूसरे के अंदर टैन थीटा, टी फॉर टैन, तीसरे के अंदर कॉफ़ी का सी इज़ इक्वल टू कॉस थीटा फॉर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक छोटी सी बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपको ना आगे ये मैं थोड़ी सी चाहे ट्रिक्स बता रहा हूँ, जितनी भी हमारे रिलेटेड होंगी ना ट्रिक्स, वो मैं आपको साथ साथ भी बताऊँगा हर एक लेक्चर के अंदर। आपने हमेशा जो एंगल है ना वो हमेशा कहाँ से लेना है, आपने हमेशा लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब आपको एंगल दिया होगा, वो कहेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल है 60 डिग्री, आपने उसी का साइन थीटा नहीं मालूम कर देना, आपने पहले उसका एंगल फाइंड करना है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका एक्स एंगल असल में कितना है, उन्होंने दिया हुआ है 160, लेकिन हमने यहाँ से इसका मालूम करना है। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है टोटल, इसमें से ये 60 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का हमने मालूम करना है। अब 120 डिग्री का साइन थीटा लेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉस और टैन की नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक और बात, अगर एंगल बहुत छोटा होगा ना, जैसे कि 10 से कम होगा, तो उसकी वैल्यू आपने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू जितनी एंगल की वैल्यू है ना वही आपने लिख देनी है। जैसे कि 0.67 है, उन्होंने थीटा दिया हुआ है, तो हमने साइन थीटा भी वही लिख देना है 0.67, टैन थीटा भी बिल्कुल वही लिख देना है। टैन थीटा उन्होंने दिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें 0.67, तो हमने वही लिख देना। जो कॉस थीटा है ना, उसकी वैल्यू अगर 10 से कम होगी, थीटा फ़र्ज़ कर लें उन्होंने 8 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमने हमेशा लिख देनी है 1। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, थीटा रेडियंस में होगा, थीटा डिग्रीज़ में नहीं होगा, रेडियंस में होगा। अब ये रेडियंस क्या बनाया, आपने पढ़ा तो होगा। एमडी कैड वालों को पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने सारा कुछ पहले पढ़ा होता है। रेडियंस के अंदर होगा थीटा, जो थीटा की वैल्यू रेडियंस के अंदर होगी ना, हमने वही लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि साइन 4 डिग्री है, तो हमने इसकी वैल्यू अगरचे ये 10 से कम है, लेकिन हमने इसकी आंसर ये नहीं लिख देना कि साइन 4 इज़ इक्वल टू 4 डिग्री, नहीं, इसका रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो रेडियन में इसकी वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, साइन 0.678 इज़ इक्वल टू 0.678। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाइथागोरियंस जो होते हैं ट्रिपलेट्स, उनका क्या फ़ायदा है। जो साइन 37 है उसकी वैल्यू वो पूछ सकते हैं कि कितनी आती है। साइन 37 तो पीछे हमने पढ़ा ही नहीं है टेबल के अंदर, या कॉस 53 की वैल्यू अक्सर आ जाती होती है, या किसी एमसीक्यू के अंदर आपको देखो ये 2 वाले डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसको उन्होंने क्यों दिया, 37 की क्या इंपॉर्टेंस है, 57 की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास 4, 3, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमारे पास अक्सर होते हैं। ठीक है,
अब इनका क्या फ़ायदा है, इनकी क्या गज़बनाक स्टोरी है। ये 90 का एंगल तो आपको पता है, ये 90 का एंगल होता है। अब ये जो एंगल होता है ना 4 के सामने वाला, ये देखो ये 4 वाली साइड है, इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 53 का एंगल होता है हमेशा, वो एंगल होता है हमेशा 53 का। अब यहाँ पे ये देखो कि 3 वाली जो साइड है उसके सामने वाला अगर कोई एंगल होगा तो वो 37 का एंगल होता है। ये मज़े की बात है, ठीक है। उन्होंने एंगल दिया नहीं होगा, उन्होंने ये वैल्यूज़ दी होंगी, वो कहेंगे कि साइन 53 की वैल्यू कितनी आती। अब हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 4 के सामने वाली जो साइड होती है उसका एंगल होता है 53 डिग्री। अब ये मतलब 53 डिग्री है। जब साइन 53 डिग्री है, ये वाला उन्होंने एंगल दिया है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये बेस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। साइन 53 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 4.5 आ जाएगा, 4.4/5 मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा। इस तरह कॉस 53 में बेस ऊपर रखेंगे और हाइपोटेनस नीचे 3/5 आ जाएगा। कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। इस तरह 53 tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3, ठीक है। ये बड़ी मज़े की बात थी, मैंने आपको बताई। 37 उन्होंने दिया होगा एंगल, हमें पता है कि इसके सामने वाली जो लेंथ होती है ना, अगर 3 वाली दी हुई है तो इसके सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री। अरे अब ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है, ये एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, ठीक है। तो साइन 37 कितना आएगा, साइन 37 में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, देखिए परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेनस है, ये 3/5 आ जाएगा। कॉस 37 क्या है कि ये बेस ओवर हाइपोटेनस है, 4/5 आ जाएगा। तो tan 37 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, 3/4 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब ये वाले कुछ फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखने हैं, ये आपको ना आगे काम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इनका थोड़ा सा यूज़ होना है। चाहे अभी याद ना करें, लेकिन अगर आपने वक्त से पहले कोई चीज़ याद करनी है तो ये आप याद कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 आता होता है। ये वाली वैल्यूज़ आगे यूज़ होंगी, ये आप इन्हें एक दफ़ा याद करें। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल एंड रेडियंस का थोड़ा सा, कि एंगल अगर हमें डिग्री के अंदर दिया होगा तो हमने इसे रेडियंस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे तो आपको एक पता होगा कि एक आर जो होती है उसकी जो आर की लेंथ है वो एल होती है, और ये सर्कल का रेडियस है आर, और ये एंगल होता है थीटा इज़ इन रेडियंस। रेडियंस इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक पूरा सर्कल जो होता है उसका कितने डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्री, और उसके रेडियंस के अंदर हमें कन्वर्ट करें तो 2 पाई होता है। अब हमने अगर इसको 2 पे डिवाइड किया, 3 इज़ इक्वल टू पाई, पाई रेडियंस जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम लोग पाई, ये हमने रेफरेंस हमेशा लेनी होती है, इसको आसान करके याद करते होते हैं। जो पाई रेडियंस होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमने पाई रेडियंस को 2 पे डिवाइड किया, इसका मतलब है 180 को हमने 2 पे डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 90। पाई को 3 पे डिवाइड किया, मतलब 180 को 3 पे डिवाइड किया 60 आ जाएगा। पाई को 4 पे डिवाइड किया, मतलब 180 को 4 पे डिवाइड किया 45 आ जाएगा। पाई को 6 पे डिवाइड किया, मतलब 5/6 रेडियन कितने के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका ना एक शॉर्ट फार्मूला, जो डिग्रीज़ को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं। अब डिग्रीज़ हमें दी हुई हैं तो हमने उसे रेडियंस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसका फार्मूला एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, छोटी सी बात, 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियंस। जो रेडियंस होते हैं उसको, हाँ, अगर हमने रेडियंस निकालने हैं, डिग्रीज़ हमें दी हुई हैं, तो ये फार्मूला है, रेडियंस इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई भी जितनी डिग्रीज़ भी हमें दी हुई हैं वो हमने लिख देनी है। अब यहाँ पे एक बात याद रखो कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो रेडियंस के अंदर आना है ना, तो रेडियंस के अंदर पाई आता है। पाई इसका मतलब है डोमिनेट करेगा, तो पाई को हमने ऊपर लिखना है और 180 को नीचे लिख दिया। पाई बाय 180 इज़ मल्टीप्लाई बाय डिग्रीज, जितनी भी हमें डिग्रीज दी हुई हैं, जैसे कि 60 डिग्री हमें दी हुई है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस, मतलब 60 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमें रेडियंस दिए हुए हैं तो हमने उससे डिग्रीज़ बनानी है,
तो डिग्रीज़, हाँ इसका मतलब है कि हमने डिग्रीज़ निकालनी है। अब डिग्रीज़ डोमिनेट करेगी 180 डिग्री इज़ डिवाइडेड बाय पाई रेडियंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जितने भी हमें रेडियंस दिए हुए हैं वो हमने लिख लेने हैं। आंसर हमारा डिग्रीज़ के अंदर आ जाएगा। जैसे कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, हमें पाई बाय 3 रेडियंस का निकालना है डिग्रीज़ के अंदर, तो इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 रेडियंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे आया था। एक चीज़, फार्मूलाज दोनों सेम है, लेकिन एक के अंदर 180 डिग्री ऊपर आता है, एक के अंदर पाई आता है। पाई किसके अंदर आएगा? रेडियंस के ऊपर आएगा। 180 डिग्री किसके अंदर आएगा? जब हमने निकालने होंगे, डिग्रीज निकालते होंगे, तो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। ये 90 डिग्री के लिए आप निकाल के देखो, 360 के लिए निकाल के देखो, पाई बाय 12 के लिए निकाल के देखो, और पाई बाय 4 के लिए निकाल के देखो। एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ, यू कैन जॉइन आवर पेड कोर्स, जो कि होगा 999 रुपीज़ के अंदर। और अगर आप लोग 15 जुलाई से पहले उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको MCQs और जितने भी होंगे नोट्स वो आपको फ्री दिए जाएंगे। यू कैन आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे आज का, दैट इज़ ग्राफ्स। ग्राफ्स भी आपको MD CAD के अंदर बहुत ज़्यादा दिए होंगे, और शुरू में तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती इनके टर्म्स की, क्या इनका असल में मतलब क्या है। जैसे कि S इज़ इक्वल टू VT, इसको आज हम लोग लेके चलेंगे। एक इस तरह का ग्राफ दिया होगा और आपको कहेंगे कि इसका जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो क्या होता है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होगा और वो कहते हैं कि इसकी स्लोप की वैल्यू निकालो। स्लोप का पता ही नहीं होता, स्लोप पहले पढ़ा ही नहीं होता। स्लोप को वैसे उर्दू में आपको पता है कि ढलवान कहते होते हैं, मतलब जितनी एक कोई चीज़ नीचे उतर रही है, ये ढलवान है, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप, ठीक है। स्लोप को वैसे मैथमेटिकली tan थीटा कहते होते हैं। tan थीटा को हमने स्लोप कह दिया। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, या sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। अब वो कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालो। जब भी आपको स्लोप का कहा होगा ना, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर जो हमें दिया हुआ है, इसको हमने बेस के ऊपर डिवाइड करना है S/T, ठीक है। S/T किसके बराबर आ जाएगा? स्पीड के बराबर आ जाएगा। ये होता है, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी आपको स्लोप का कहा होगा, आपको ये परपेंडिकुलर को ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है बेस के ऊपर, और इसका आंसर ये आता है। मतलब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करने से वेलोसिटी आती होती है। अब स्लोप्स डिफरेंट तरह की होती हैं। अब ये देखो, अगर स्लोप ऐसे सीधी जा रही है ना, इसका मतलब है इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, इसके अंदर कोई ढलवान नहीं है, ठीक है। जब ये इस तरह की कंडीशन के अंदर होगी तो इसका मतलब है कि स्लोप इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अगर फ़र्ज़ कर लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता स्लोप S/T होता, तो यहाँ पे ज़ीरो आती, स्पीड ज़ीरो आती। अब ये स्लोप देखें बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे कोई भी बंदा ठहर नहीं सकता, पीके कांट स्टैंड हेयर, तो वो तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। 0% चांस है कि वो यहाँ पे इसके ऊपर खड़ा हो सके कहीं पे भी स्लोप के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है स्लोप मैक्सिमम है, मतलब इनफाइनाइट है। अब जो स्पीड है, अगर फर्ज कर लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये स्लोप होती तो स्पीड मैक्सिमम होती यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें एक सीधी लाइन है, जैसे यहाँ पे ऊपर थी, तो इसका थीटा जो है वो कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। ये देखें इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? ऐसे ही समझ लो कि अगर कोई बंदा यहाँ से शुरू हो जाए और वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो ऐसे समझ लें कि दैट इज स्लोप इज़ पॉजिटिव। जैसे कि ये देखें, ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन ये पॉजिटिव है। ये देखें पीके यहाँ पे वो ऊपर चढ़ता जाएगा, यहाँ पे आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ता जा रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन वैसे इसका सही तरीका होता है कि आपने यहाँ पे इसका टेंजेंट लेना होता है, यहाँ पे करके tan थीटा लेना होता है, फिर इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू बढ़ती जाएगी हमेशा। अब ये देखें स्लोप पॉजिटिव है, बंदा ऊपर ही जा रहा है, पी के ऊपर जा रहा है, लेकिन स्लोप जो है वो वेरिएबल है, साथ ही पॉजिटिव है, लेकिन अभी तक वो जा ऊपर ही रहा है, चाहे वेरिएबल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। अब ये देखें, ये यहाँ पे था पी के, वो नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त गुजरने के साथ साथ नीचे आ रहा है। स्लोप तो है, कांस्टेंट है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन वो डिक्रीज़ हो रही है और नेगेटिव है, डिक्रीज़ होती जा रही है और नेगेटिव है। अब नेगेटिव हमें कैसे पता चला? इसको ना हमने उठा के यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के अंदर लिखा, यहाँ पे ये आएगी स्लोप, और इसका एंगल देखें 90 से ज़्यादा है। जब 90 से ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट 120 बनता है, तो
स्लोप जो होती है वो टेंजेंट होती है। tan थीटा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है नेगेटिव आता है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव आता है। इसी तरह एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कहा होगा कि इस तरीके की एक फिगर बनी होगी, आपसे कहा होगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू निकालें। आपने कहना है कि इसका क्या आएगा। एरिया सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो होती है एरिया हमें पता है कि इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। एरिया वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। जब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है कि वीटी आता है और वो किसके बराबर आता है, डिस्टेंस के बराबर आता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू, वो डिस्टेंस के बराबर आता है, डिस्टेंस के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इसे वीटी कर रहे हैं, वीटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, इस तरीके की अगर फिगर बनी होगी तो अगर डिस्टेंस इस तरीके का भी आ सकता है या जो एरिया अंडर द कर्व है वो इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, 1/2 a मल्टीप्लाइड बाय b, ये आता है फार्मूला। ये डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर आएगा। कुछ और भी होती हैं, हाइपरबोलिक होती हैं, पैराबोलिक होती हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जिन जिन टॉपिक्स के अंदर, वहाँ पे उनकी ज़्यादा बहुत अच्छी आपको समझ आएगी, उनकी डिटेल भी वहाँ पे होगी। अब यहाँ पे वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि इस तरीके का एरिया है या इस तरीके की कोई इक्वेशन है, वो कहते हैं कि उसका ग्राफ इस तरीके से बना है। अब उसका उन्होंने प्रोडक्ट लेना होगा, प्रोडक्ट के लिए वो आपको सिंपल कह देंगे या आपको सिंपल इसका एरिया मालूम करना होगा। जब आप एरिया मालूम करोगे, फ़र्ज़ कर लो ये S इज़ इक्वल टू वी टी का ही फार्मूला होता है, सपोज करते हैं, और यहाँ पे S होता है, यहाँ पे T होता है, तो हम लोग उसका मालूम कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया अगर इस तरह का आ जाए तो इसका फार्मूला था 1/2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ए शुरू वाली साइड होती है, थोड़ा सा उसने स्पीड गेन की, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, फिर कांस्टेंट हो गया या फिर नीचे गिर गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे एज कंसीडर करेंगे और इस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे। और ये वाली फिगर, इसका एरिया छोटी साइड a होगी, बड़ी वाली साइड b होगी, और ये जो इसके दरमियान डिस्टेंस है दैट इज़ h, और इसका भी इस तरीके से। अभी कुछ और भी थी ग्राफ वगैरह, बहुत सारी थी इंफॉर्मेशन वगैरह, लेकिन वो अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की, वो इंशाल्लाह लेक्चर के साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि जब आप लोग फार्मूला सॉल्व कर रहे होते हो तो जी को हम लोगों ने कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, जी को किसके साथ काट सकते हैं, जी को पाई के साथ कैसे काट सकते हैं, बहुत सारी इस तरह की ट्रिक्स जो हैं वो अभी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर आएंगी। तो अगर आपको ये वाली लेक्चर सीरीज़, ये वाली फ्री ट्रायल पसंद आए तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड कोर्स दैट विल बी ओनली 990 रुपीज़ का आएगा, 999 के अंदर। और आप लोग ये वाले नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये 15 जुलाई से पहले ज्वाइन किया तो आपको ये वाले नोट्स और साथ में जो MCQs बैंक होगा वो आपको फ्री में मिलेगा, नहीं तो बाद में आपको उनके लिए भी पे करना पड़ेगा। और यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल हेयर